दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका बड़ी खबर बड़े खुलासे में। दोस्तों, पहलगांव आतंकी हमले के बाद हमारी सरकार ने, मोदी सरकार ने यह तय कर दिया कि आतंकवादियों को मिट्टी में मिला देंगे। बिहार की वो रैली आपको याद होगी जब मोदी जी ने मंच से यह कहा था कि जो भी आतंकवादी हैं और उनके पालने वाले हैं यानी उनके आका हैं, अब उनको छोड़ा नहीं जाएगा और हम चुन चुन कर मारेंगे। उस शब्द को गौर करिए, क्या मोदी जी ने बिहार की रैली में या किसी भी मंच से यह कह दिया था कि पीओके अभी हम लेकर रहेंगे? नहीं। अमित शाह ने जरूर संसद में अंदर कहा था कि पीओके हमारा है, लेके रहेंगे, लेकिन मैं इस केवल आतंकवादी घटना को लेकर और उसके बाद के हालातों पर बात कर रहा हूं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हमारी सेना ने इस पर एक्शन लिया, क्योंकि सरकार ने सेना को फ्री हैंड दिया और उन्होंने कहा कि जो आतंकवादी हैं और जो उनके पालने वाले हैं, एक एक को खोज खोज कर मारना है और उनको सजा देनी है। इस पर सेना को जो फ्री हैंड दिया, तीनों सेनाओं ने मोर्चा संभाला और पाकिस्तान के अंदर घुसकर पहले ही दिन केवल 1 घंटे के अंदर अंदर 9 आतंकवादियों के ठिकानों को टारगेट किया। आम पब्लिक और सेना को टच नहीं किया। इसके बाद जब हमारी सेना वहां के एयरबेस ध्वस्त कर चुकी, उनका सर्विलांस सिस्टम ध्वस्त कर चुकी, कई उनके रडार ध्वस्त कर दिए और वहां तहलका मच गया। ऐसे में अचानक सीज फायर हो गया। पूरे देश के अंदर सीज फायर को लेकर ये सवाल उठने लगे कि आखिरकार सीज फायर ऐसे समय में हुआ क्यों है। खबर आई कि डोनाल्ड ट्रंप का मैसेज आया था, फोन आया था, इस तरह की बातें आने लगी कि तो मोदी को गाली देने लगे और लोग कह रहे हैं मोदी कायर है। कांग्रेसियों ने एक अभियान चलाया और एक अभियान चला दिया कि एक तो आयरन लेडी जो थी वो इंदिरा गांधी थी, उसके अलावा तो सब डरपोक है। मोदी को गाली देने में मोदी के चाहने वाले भी शामिल हुए और पूरे देश के अंदर ऐसा माहौल हो गया जैसे मोदी ने बहुत बड़ी गलती कर दी है सीज फायर करके। पर सीज फायर हुआ क्यों है, ये जाने बगैर आप कोई भी निर्णय लेंगे तो आप निर्णय नहीं कर पाएंगे। आप मोदी की जगह नहीं हैं, आप सेना के उस सैनिक की जगह भी नहीं है जो बॉर्डर पर डटा हुआ है, आप उसकी जगह भी नहीं है जो फाइटर प्लेन लेकर के दुश्मन के देश के अंदर 100 किलोमीटर अंदर तक घुसा है टारगेट को हिट करने के लिए। वो लौट कर वापस आएगा भी कि नहीं, दुश्मन को कभी भी कमजोर नहीं समझना चाहिए। वो जब जाता है अंदर घुस के, उसके दिल से ये पूछिए, उसके परिवार वालों से। और इसलिए हम घर बैठ करके बड़े आराम से एसी में और कुछ भी बकवास कर देते हैं और फिर सवाल उठाते हैं ऐसा हुआ क्यों नहीं। लोग कह रहे पीओके लिया क्यों नहीं, पाकिस्तान के 4 टुकड़े कर देते, कोई कह रहा 6 कर देते। ऐसा सोच रहे हैं जैसे खरबूजा खरीद के बाजार से लाना है और उसके 4 टुकड़े चक्कू लेकर कर देने हैं। क्या इतना आसान है सब कुछ? तो फिर सीज फायर और ऐसी कंडीशन, हमको लग रहा था कि हमारी सेना ने जो करतब दिखाया है, जो कर दिखाया है, आखिरकार उसके बाद हमारी सेना आगे क्यों नहीं बढ़ रही। आपने देखा कि हमारी आर्टिलरी फायर हो रही थी और जम्मू और कश्मीर में 500 आम नागरिकों पर हिट किया पाकिस्तान की सेना ने, लेकिन उसके बावजूद भी हमारी सेनाएं आगे नहीं बढ़ी। कुछ चौकियां ध्वस्त जरूर हुई, लेकिन हमारे फाइटर जेट भी टारगेट हमला करके आतंकवादियों के ठिकानों को ध्वस्त करके, उनके एयरबेस ध्वस्त करके वापस आ गए। चाहते तो पूरे पाकिस्तान को हम 1 मिनट में तबाह कर सकते हैं, हमारे पास परमाणु बम है, लेकिन यह परमाणु बम पाकिस्तान के भी पास है और भारत एक जिम्मेदार देश है जबकि पाकिस्तान एक आतंकवादी देश है। ये बात आप सबको याद रखना चाहिए कि पाकिस्तान आतंकवाद की फैक्ट्री है और पाकिस्तान में कोई सरकार नहीं है, वहां सेना उस देश को चला रही है। और सेना में इस समय सेना का जो जनरल मुनीर बैठा है, वो जनरल मुनीर एक आतंकवादी का रिश्तेदार है, उसका बेटा है। अब आप इसी से आइडिया लगाइए क्या हो सकता है। वहां की सेना का जो वाक्य है वो वाक्य ही जिहाद है और वहां हर घर में, वहां तो लोग नागरिक बोल रहे हैं, सड़कों पर उतरकर बोलते हैं। और जितने आतंकवादी संगठन दुनिया में काम कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान से लिंक्ड हैं, पाकिस्तान बेस्ड हैं। और पाकिस्तान दुनिया में जितने भी इस्लामिक कंट्री हैं उसका मुखिया है और इसीलिए आतंक की फैक्ट्री के साथ वो कंट्रियां खड़ी हैं। अभी हमने कुछ देशों को देखा है, जैसे तुर्किया का हमने देखा है वॉरशिप उसके जो है पोर्ट पर जाकर खड़ा हो गया उसकी मदद के लिए, कराची पोर्ट पर खड़ा हो गया। हमको लग रहा है ड्रोन जो आ रहे हैं, आपको पता है 1 लाख ड्रोन तुर्किया ने दिए हैं,
कि जाओ भारत में मारो इन जिहादियों को, उनके लिए हम काफिर हैं, तुर्की के लिए हो या पाकिस्तान के लिए। लेकिन कुछ कंट्रियां ऐसी हैं जो ओपनली सामने नहीं है, लेकिन पैसा पाकिस्तान को पहुंच रहा है। और उसमें यूरोपियन कंट्री भी हैं जिन्होंने अभी हाल ही में लोन पास किया है। उसके पीछे चीन खड़ा है, उसके पीछे अमेरिका भी खड़ा है, यूरोपीय देश खड़े हैं, दिखाई नहीं दे रहे हैं लेकिन पीछे सब खड़े हैं। और चीन ने तो सीज फायर के बाद खुलकर बोला हम पाकिस्तान के साथ हैं। तो मामला इतना भर नहीं है जो सामने से दिखाई दे रहा है, लेकिन इतना कमजोर भी नहीं है जो हमने समझ रखा है। हमारे देशवासियों की एक आदत है कि हमारी सेना हो या सरकार कितना भी अच्छा काम कर दे, हम कुछ मिनट केवल तारीफ करते हैं और उसके बाद गाली देना शुरू कर देते हैं। हम राम मंदिर का अगर मैं उदाहरण दूंगा, 500 साल पुराना किस्सा जिसमें लाखों जानें चली गई उस मंदिर को बनाने के लिए। मोदी जी आए, योगी जी यूपी में आए, परेशानियों को हल किया और वो आज भव्य मंदिर हमारे सामने है। लेकिन थोड़े ही दिन में लोग भूल गए और अयोध्या की सीट पे ही भारतीय जनता पार्टी को हरा दिया। राम मंदिर बनाने के लिए जब बाबरी ढांचा जो है ढाया गया था, उस समय याद करिए 5 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जिसमें उत्तर प्रदेश भी था, वापस लौट के वो सरकार हमने नहीं बनाई, उन्हीं लोगों की सरकार बना दी जिन्होंने निहत्थे कार सेवकों पर गोली चलाई। क्योंकि हम हमारे जो एहसान करने वाले हमारे ऊपर है उनको भूल जाते हैं और अपने स्वार्थ में, जातिवाद में उन्हीं के साथ हो जाते हैं जिन्होंने हमारी जड़ों को काटने का काम किया। सेम इस घटना पर सेम हो रहा है। लेकिन आपको जो मैं बताने जा रहा हूं वो ये, पहली बात तो ये कि आप याद करिए जो 22 अप्रैल को आतंकवादी हमला पहलगांव में हुआ, उसके बाद हमारा मकसद क्या था? क्या हम उस मकसद में ये तय कर बैठे थे कि पीओके को वापस लेना है, बलूचिस्तान को अलग करना है, या हमारी प्रायोरिटी ये थी कि जिन आतंकवादियों ने और जो उन आतंकवादियों के आका हैं जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है, हम उनको सबक सिखाएंगे? पहला काम तो ये था ना। फिर उसके पालने वाले यानी उनके जो आका हैं, और वो आका बैठे हैं पाकिस्तान में, और पाकिस्तान में भी वो बड़ी प्लानिंग से रिहायशी एरिया में बैठे हैं, मरकज में बैठे हैं, मस्जिद के अंदर बैठे हैं। उनको पता है कि भारत रियल आएगा, भारत हमला करेगा, मोदी बैठा है, वो हमला करेगा। और जिस दिन वो हमला करे तो हम कहेंगे हमारे मदरसों पे हमला हो गया, हम कहेंगे हमारी मस्जिद में हमला हो गया, हम कहेंगे देखो जी आम नागरिक को मार रहे हैं। क्योंकि उनको ये उम्मीद थी कि एक बीच कॉलोनी में अगर एक छोटे से कमरे में इनमें आतंकवादियों को रुकवाया हुआ है तो ऐसा हो नहीं सकता कि आसमान से बम गिरे और कोई मिसाइल गिरे तो केवल एक कमरे में ब्लास्ट होगा। उनको लग रहा था आम पब्लिक मरेंगे ही तो हम बच्चे और औरतों की फोटो वीडियो पूरी दुनिया में दिखाएंगे और कहेंगे देखो जी मोदी जो है वो महिलाओं पे, मुस्लिम महिलाओं पे, बच्चों पे फायर करवा रहा है और देखो जी बम छोड़ दिया। ये सब गाजा में हमने देखा है और ये पूरी तैयारी पाकिस्तान की थी। इसके पीछे चीन है, चीन जो भारत को बर्बाद करना चाहता है, भारत के उद्योग धंधे को बर्बाद करना चाहता है, क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनियां चीन छोड़कर भारत में शिफ्ट होने को तैयार बैठी हैं और कुछ आ भी रही हैं। यही केवल दुनिया में सहन नहीं हो रहा कि ये भारत तरक्की कैसे कर रहा है, और इसलिए बड़ी प्लानिंग के साथ चीनी टेक्नोलॉजी और अमेरिकन एक व्यापारी ने मदद की उन आतंकवादियों की जिनको सैटेलाइट से पूरी सूचना प्रोवाइड कराई गई कि आपको किधर किधर से आना है, कैसे इस घटना को अंजाम देने के बाद बचते हुए पाकिस्तान की सीमा में घुसना है। पूरा प्रोग्राम सैटेलाइट से चल रहा था और जो पहलगांव में आतंकवादी आए थे उनके पास सैटेलाइट फोन था। अब ये एनआईए की जांच में साफ हो चुका है। यानी खेल केवल इतना नहीं है जितना हम सोच रहे हैं। उसके पीछे अमेरिका भी खड़ा दिखाई दे रहा है, उसके पीछे चीन भी खड़ा दिखाई दे रहा है, उसके पीछे अरब कंट्रियां भी बहुत सारी खड़ी दिखाई दे रही हैं, और सबने मिलकर के एक कोशिश की कि हम मोदी को उकसाएं कि ये युद्ध करे, और युद्ध करेगा तो भारत में जो इन्वेस्ट करने वाली कंपनियां हैं वो इन्वेस्ट करने नहीं आएंगी। और ऐसे में भारत जो तरक्की करना चाहता है, वो जो तरक्की कर रहा है कि हाईवेज बन रहे हैं, रेलवेज बन रहे हैं, एयरपोर्ट्स बन रहे हैं, एम्स बन रहे हैं, ये तरक्की भारत की रुक जाए, क्योंकि ये बराबरी हमसे कैसे कर सकता है। दुनिया की कई महाशक्तियां भारत को देखकर फूंकती हैं, जलती हैं। और इसीलिए आप याद करिए कि जब आतंक की घटना हुई, नेहा राठौर, कांग्रेस, बहुत सारी ऐसी टूल किट एक्टिव हुई जो कह रही थी इन आतंकवादियों के सर कबला हो गए। मोदी जी 56 इंची सीना कहां गया, हमला क्यों नहीं करते? और आपने देखा कि जैसे ही हमला हुआ उसके बाद एक अभियान दोबारा चलाया गया कि वॉर रोक दो जी, घटना क्यों कर रहे हो? क्योंकि इनको लड़ाई करवानी नहीं थी, केवल मोदी को बदनाम करना है। इनको उम्मीद ही नहीं थी
कि सेना एक कुछ घंटे के अंदर जाएगी और आतंकवादियों के अड्डों को ध्वस्त कर देगी। तो इनको जैसे ही पता लगा कि आतंकवादियों के अड्डे तो ध्वस्त हो गए, इनके मंसूबों पे पानी फिर गया। इनको लगा अब तो गया मामला, अब तो मोदी को श्रेय मिल जाएगा कि देखो भाई हमने 9 आतंकी अड्डों को स्वाहा कर दिया, जिसमें 26/11 कंधार विमान हाईजैक, कैसे पुराने पुराने आतंकवादी हमारे दोषी थे उनको भी मार गिराया। तो मोदी को श्रेय ना मिल जाए, इस युद्ध को रुकवाओ। और इसलिए 9 वार का कैंपेन चलाया गया और उसमें सब लोग शामिल हुए। सोचिए, अगर पाकिस्तान परमाणु बम का इस्तेमाल की धमकी दे रहा था और वो कर देता तो उसके बदले में भारत क्या करेगा? अगर वो एक परमाणु बम छोड़ता तो हमको 10 छोड़ने थे। यही तो चल रहा था कि एक ड्रोन आया तो हमने 10 भेजा, वहां से अगर एक मिसाइल आई तो हमने 10 मारी उसके ठिकानों पर। यही चल रहा था ना। तो अगर 10 परमाणु बम छोड़ देते तो पाकिस्तान तो खत्म हो जाता। लेकिन क्या दुनिया में फिर भारत सरवाइव कर पाता? उस पर इतने जो सारी दुनिया है इतने प्रतिबंध लगाती, और फिर जो हमारे देश के अंदर एक परमाणु बम अगर गलती से एक भी छूट जाता, उसके जो परिणाम होते हैं, यही लोग आप और हम मोदी के चाहने वाले भी होते तो अगली जब आने वाली पीढ़ियां बीमार पैदा होती और उससे जो दिक्कतें पैदा होती, हम मोदी को गाली दे रहे होते। यानी मोदी को हमें हर हाल में गाली देना है। लेकिन अंत में मैं इस वीडियो के एक ही बात कहूंगा, सीज फायर क्यों हुआ यह मैं कई बार बता चुका हूं और केवल संक्षेप में बता रहा हूं क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी। पाकिस्तान ने अपना परमाणु अस्त्र, परमाणु बम चलाने की शुरुआत कर दी थी, उसकी टेस्टिंग कर दी थी, जिससे वहां भूकंप की घटना हुई 4 अलग अलग जगह। और जैसे ही यह सूचना अमेरिका और भारत को लगी तो भारत ने पहला काम किया उसके एयरपोर्ट को ध्वस्त करने का इमीडिएट, ताकि उसके एरोप्लेन इस परमाणु बम को लेकर ना उड़ सके। और जहां परमाणु स्टोर है उसका, जहां ठिकाना था, वहां भी रास्ते को रोकने के लिए और उस बिल्डिंग को भी ध्वस्त करने का काम किया। तब अमेरिका में हलचल हुई और इसीलिए सीज फायर ये किया गया। उसके बावजूद सेना के हमारे बड़े अफसरों ने आकर और तीनों सेनाओं के जो बड़ी पोस्ट है डीजीएमओ लेवल के व्यक्ति ने आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बता दिया कि सीज फायर हमने किया जरूर था, लेकिन उसका उल्लंघन करके अब वो तोड़ चुका है और अभी हम वॉर में हैं। सीज फायर नहीं हुआ है, अभी युद्ध जारी है। और ये बात ना तो मोदी ने बोली है, ना गृह मंत्री अमित शाह ने बोली है, ना राजनाथ सिंह ने बोली है। और इसलिए इस बात पर कोई दुनिया का आदमी या भारत का व्यक्ति विश्वास ना करे तो ये विश्वासघाती होगा मेरे हिसाब से। आपको बता दूं, सीज फायर के 25 घंटे के बाद रविवार को 6:30 बजे डीजीएमओ लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई, वाइस एडमिरल एएन प्रमोद और एयर मार्शल अवधेश भारती, ये तीनों सेनाओं के बड़े अधिकारी हैं। और इन अधिकारियों ने जिम्मेदारी के साथ पूरी डिटेल रखी, जो आप प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने सुनी ली होगी। हमारा लक्ष्य क्या था? उन्होंने कहा हमारा लक्ष्य था पहला, आतंकवादियों को उनके जो आका हैं, उनके जो ठिकाने हैं, हेडक्वार्टर, हमने ऐसे 9 ठिकाने उनके ध्वस्त कर दिए और घर में घुसकर मारा। टारगेटेड प्लान था, उन्हीं को मारा। और सोचिए, बच्चे मरकज में 1000 पढ़ने आते थे, ऐसी व्यवस्था भी की गई कि जहां मरकज में बड़े बड़े आतंकवादी छुपे हुए थे, ऊपर बिल्डिंग में बच्चे रखे हुए थे और अपने आप बेसमेंट में छुपे थे, किस टेक्निक से उन बच्चों को भी वहां से निकाला गया, ये अंदर की बात है, ये अंडर कवर लोगों ने किया है। लेकिन इसके पीछे एक लंबी एक्सरसाइज हुई, बड़ी भूमिका थी, तब जाकर के ये हो पाया है। और इसके बाद भी एयर चीफ मार्शल ने कहा है कि हमारा लक्ष्य क्या था, आतंकवादी और उनके ठिकानों को नष्ट करना। तो क्या वो नहीं हुए हैं? उत्तर है, हुए हैं। जिन्होंने पहलगांव हमला किया था, उसके अलावा 8 और आतंकी घटना जो भारत में हुई, उसके दोषियों को भी हमने, बल्कि आईएसआई के हेडक्वार्टर को भी हमने ध्वस्त किया है। इतना बड़ा हमला, इतनी बड़ी अचीवमेंट भारत ने आज तक कभी प्राप्त नहीं करी। लेकिन यहां नालायक ऐसे हैं, राष्ट्रद्रोही देश में ऐसे हैं और मूर्खों की जमात भरी पड़ी है। अपने आप को मोदी का भक्त कहने वाले लोग भी, आप मुझे चाहे कुछ भी कह लेना, मैं उनको मूर्ख कहूंगा। 100 आतंकवादी मारे जाने की पुष्टि एयर चीफ मार्शल ने की है, सेना के शीर्ष अधिकारियों ने की है। 45 से करीब सेना के अधिकारी मारे गए हैं पाकिस्तान के। और हम बात कर रहे हैं कि अचीवमेंट हुआ ही क्या है, सीज फायर हुआ ही क्यों है? लड़ाई चाहते हो? अगर लड़ाई हो गई, मान लो सेना अपना अटैक करेगी, चलो पीओके भी ले लेंगे, लेकिन फिर क्या होगा? भारत के अंदर आज की डेट में 6 करोड़ बांग्लादेशी घुसपैठिए, रोहिंग्या और पाकिस्तान के लोग हैं। जैसे ही पाकिस्तान का वीजा खत्म हुआ तो पता लगा
ये तो 1 करोड़ के ऊपर भारत में है। क्या करोगे? कैसे मुकाबला करोगे अगर ये सड़कों पे आ गए? है घर में डंडे के अलावा कुछ नहीं है। केवल हम बात करनी जानते हैं और बात उठानी जानते हैं। जिनके बच्चे सेना में बॉर्डर पर हैं उनसे पूछ के देखिए कि वो लड़ाई चाहते हैं या सीज फायर। तब आप अपने आप से पूछो कि आप इस युद्ध में आधी अधूरी तैयारी के साथ उतरना चाहते हो या विजय ऐसी प्राप्त करना चाहते हो जो रणनीतिक आधार पर हो और कूटनीतिक आधार पर हो। मोदी पे ऊपर भरोसा रखिए। जो हमें पीओके मिलना है वो मिलेगा, लेकिन वो बंदूक के बल पर नहीं, गोला बारूद के बल पर नहीं, वो रणनीति और दिमाग से मिलेगा। और उसी के लिए भारत सरकार काम कर रही है, मोदी काम कर रहे हैं। अब आपको केवल इतना करना है, अपनी सेना के साथ और अपनी सरकार के साथ विश्वास के साथ खड़े होना है और जो झूठ फैलाने वाले लोग हैं उस झूठ को बेनकाब करना है। यही राष्ट्रवादिता है। और अगर आप ऐसे समय में जब दोनों सेनाएं देश की आमने सामने खड़ी हों, आप किसी झूठ को प्रसारित कर रहे हैं तो ये राष्ट्रद्रोह है। आपकी इस पर क्या राय है? कमेंट में जरूर लिखिए, वीडियो शेयर करिए। वंदे मातरम।